हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के कम्युनिकेशन यानी संचार वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। इसके पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसी यूनिट से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के और भी जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू हैं उनका अध्ययन करेंगे और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में कम्युनिकेशन यानी संचार या संप्रेषण से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पिछली क्लास को देखने के बाद आपको एक आइडिया लगा होगा, तो इस क्लास में और भी क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन होते हैं इनकी लेंथ बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन आपके पास अगर बेसिक नॉलेज है, यूनिट में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जनवरी महीने में इससे संबंधित जो भी क्लासेस थी आप लोगों को करवाई थी और उसमें मैंने इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे इंपॉर्टेंट सबका अध्ययन करवाया था। तो अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उन क्लासेस को देख लेंगे तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन सब यूनिट से संबंधित जो थ्योरेटिकल क्लासेस मैंने पहले करवा दी हैं। कुछ क्लासेस मैंने जनवरी दिसंबर में करवाई थी और कुछ क्लासेस अभी हाल फिलहाल में मैंने करवाई। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्लास है वो देखिए दिसंबर के बाद जनवरी या फरवरी में मैंने कराया है। आप प्ले लिस्ट देखेंगे यूजीसी नेट वाला तो उसमें आपको मिल जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में मैंने हायर एजुकेशन वाला यूनिट कराया है और उसके बाद फिर मैंने उससे संबंधित एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवाए हैं। तो एमसीक्यू पीवाईक्यू करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का जो आगे का क्वेश्चन है उसको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, हाँ देखिए, आज की इस सीरीज का पहला क्वेश्चन नंबर 12वां, यानी इसके पहले हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ देख लिया था। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जब संचार का प्राथमिक कार्य नई सूचना प्रेषित करना हो तो उसे किस रूप में जाना जाता है। यानी जब संचार का प्राइमरी वर्क प्राथमिक कार्य किसी सूचना को प्रेषित करना हो, यानी नई सूचना को प्रेषित करना हो, तो उसको किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए जब कोई नई सूचना प्रेषित करनी होती है तो क्या होता है, अवचेतन कार्य नहीं होता। अवचेतन कार्य का मतलब होता है कि जब हम कोई सूचना पहले से प्राप्त कर चुके हैं और उसको हम लोग अपने सब कॉन्शियस माइंड में अवचेतन में रखे हुए हैं और उसका प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो ये होता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया था, अवचेतन कार्य। दूसरा देखिए लिखा गया है सिंगल पर्पज वर्क, एकल प्रयोजन वर्क। कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखिए बड़े बड़े एग्जाम जैसे नेट हो गया, सीटेट हो गया, इसमें हिंदी में अगर कंफ्यूजन होती है तो उसका इंग्लिश देख लेना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हिंदी का जो है अर्थ समझ में नहीं आता है, तो उसका इंग्लिश वर्जन देख लेंगे तो आपको बहुत आसान लगे। इसलिए मैंने इन सब क्वेश्चंस को देखिए बाइलिंगुअल बनाया है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिससे क्या होगा किसी स्टूडेंट को अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो उसका इंग्लिश देख के अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि आपके पेपर में भी इसी प्रकार से दिया रहता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है नई सूचना प्रेषित करना हो, तो नई सूचना प्रेषित करने के लिए देखिए सिंगल पर्पज वर्क जो है ये नहीं होता है, यानी एकल प्रयोजन कार्य नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, निर्देशात्मक कार्य। और चौथा ऑप्शन दिया गया देखिए डिफरेंशिएशन फंक्शन, यानी विभेदी कार्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, जब भी किसी को कोई नई सूचना दी जाती है तो सबसे पहले नई सूचना देने का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है, किसी को निर्देश, इंस्ट्रक्शन देना। इसमें उसको क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देशात्मक कार्य करने की जो है जानकारी दी जाती है। तो देखिए इन जो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया अवचेतन कार्य, तो ये देखिए नहीं होगा। दूसरा लिखा है सिंगल पर्पज वर्क, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया गया है इंस्ट्रक्शनल वर्क, ये देखिए राइट होगा। डिफरेंशिएशन फंक्शन, विभेदी कार्य नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखिए इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। जब संचार का प्राथमिक कार्य नई सूचना को प्रेषित करना, यानी कोई सूचना किसी को देनी है
और उसमें संचार कर किया जा रहा है, तो वह संचार कैसा होता है? निर्देशात्मक कार्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, निर्देशात्मक संचार एक अनुशासन है जो उस भूमिका पर केंद्रित है जो संचार सीखने वाले छात्र के प्रकार, विषय वस्तु या निर्देशात्मक सेटिंग से स्वतंत्र शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में निभाया जाता है। हेराल्ड लॉसवेल के अनुसार कहा गया है कि संचार माध्यम के मुख्य कार्य सूचना संग्रह एवं प्रसार, सूचना का विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण तथा लोगों का मनोरंजन करना है। यानी इनके द्वारा कहा गया कि संचार के माध्यम से लोग क्या क्या चीजें करते हैं, सूचना इकट्ठा करते हैं, सूचना का प्रसार करते हैं, सूचना का विश्लेषण करते हैं, सूचना का सामाजिक मूल्य होता है, इसके द्वारा ज्ञान का संप्रेषण करते हैं तथा लोगों का मनोरंजन भी किया जाता है। इतने रूपों में संचार का उपयोग किया जाता है। तब तो जब किसी कार्य को नई सूचना के रूप में किसी को कोई कुछ कहना है तो वो कैसा होगा? निर्देशात्मक कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान संचार की गैर शाब्दिक प्रथाओं के रूप में की गई है? गैर शाब्दिक प्रथा का मतलब नॉन वर्बल प्रैक्टिस। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से ऐसे संचार का माध्यम है जो गैर शाब्दिक में आता है। तो देखिए पहला दिया गया है मिमिकिंग स्पीचेस, यानी भाषणों की नकल करना। दूसरा दिया गया है एक्सेंट, स्वराघात। तीसरा दिया गया है पोस्चर, मना स्थिति। इसको देखिए शारीरिक मुद्रा भी कहा जाता है, शारीरिक हाव भाव भी कहा जाता है। इसको देखिए, आप देखिए इसका अगर केवल हिंदी देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो पोस्चर का मतलब होता है शारीरिक मुद्रा या हाव भाव। तीसरा दिया गया है गेट या चाल, और चौथा दिया गया है ड्रेस और पोशाक। तो देखिए यहाँ दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, गैर शाब्दिक दिया गया। गैर शाब्दिक का मतलब बिना कुछ बोले। तो यहाँ भाषणों की जब नकल करना होगा, इसका मतलब क्या है कि भाषण ही तो देना हुआ, नकल करना, यानी ये शाब्दिक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा दिया स्वराघात। स्वराघात मतलब तो है स्वर में उतार चढ़ाव। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को कह रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसके बात में उतार चढ़ाव के साथ उस चीज को कहे, या वही व्यक्ति अपनी बात को कम ऊंचा नीचा करके, मतलब थोड़ा ज्यादा बोले, कभी स्लो बोले, तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी स्वर या स्वर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोई शाब्दिक है। आप देखिए जो पोस्चर होता है, शारीरिक मुद्रा, हाव भाव होता है, इसमें कुछ कहा नहीं जाता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के शारीरिक मुद्रा के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से किसी को कुछ दर्शाया जाता है। जैसे देखिए इस तरह से करना, या फिर ऐसे किसी को देखना, फिर हाथों से इशारा करना कुछ, ये सब क्या है? ये सब इसी के अंतर, गैर शाब्दिक के अंतर्गत आता है। चाल देखिए, कभी कभी किसी की चाल से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति किस तरह से है, क्या करना चाहता है। कोई व्यक्ति अगर जैसे देखिए सही से नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब लोगों को पता चलता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके पैर में प्रॉब्लम है या उसको कुछ समस्या है। उसी प्रकार से देखिए पोशाक से भी पता चल जाता है लोगों को, बिना कुछ कहे, कि व्यक्ति किस प्रकार के कपड़े पहना है, तो किस कार्य को करने जा रहा है या किस कार्य को करने वाला व्यक्ति है। तो ये सारी चीजें जो है गैर शाब्दिक प्रथा में आती हैं। तो देखिए ये जो होगा, अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। आप देखिए ऑप्शन दिया गया है ए बी सी केवल, दूसरा दिया गया बी सी डी केवल, सी डी ई, और चौथा दिया गया है ए डी और ई ओनली। यानी पहले ऑप्शन में दिया गया है ए बी और सी, दूसरे में दिया है केवल बी सी और डी, तीसरे में दिया है सी डी और ई, और चौथे में दिया है ए डी और ई। आप देखिए जो इस तरीके से मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, तो उसमें जैसे देखिए पहला और दूसरा यानी ए और बी जो है रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जिसमें भी होगा वो आपका आंसर जो होगा नहीं होगा। यानी देखिए ए बी इसमें है, ए इसमें नहीं, लेकिन बी है, इसका मतलब ए भी नहीं होगा। आप देखिए यहां भी ए है, यानी ए नहीं होगा। तो ये देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी इसको आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए बचा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
तो इस तरीके से एलिमिनेशन के माध्यम से पहले गलत चीजों को ढूंढ लेंगे या सही चीजों को ढूंढ लेंगे और फिर उसके आधार पर दिए गए ऑप्शन में से जो चीजें सही हैं उसको अलग कर लेंगे, जो गलत है उसको अलग कर लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी है तो लेंथ से नहीं देखना है, लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है। आपको चीजें अगर क्लियर हैं, अच्छे से समझ में आई हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए आंसर सी। आप देखिए गैर शाब्दिक संचार के बारे में मैंने आप लोग पढ़ाया था कि इसमें जो भी संदेश देना होता है शब्दों के बिना होता है, यानी इसमें किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो वक्ता होता है वो अपने शारीरिक हाव भाव के बारे में या बिना किसी और भी तरीके का उपयोग करके अपनी जो बात है दूसरे को कहता है और बताता है। देखिए इस प्रकार के संचार में कोई संरचना, कोई योजना, कोई डिजाइन या स्वरूप का उपयोग नहीं किया जाता, यानी इसकी ना कोई संरचना होती है, ना कोई डिजाइन होता है, ना कोई स्वरूप होता है। ये बस केवल मुद्राओं के द्वारा प्रदर्शित होती है। यह देखिए यांत्रिक के बजाय स्वतः स्फूर्त होती है, यानी इसमें किसी भी यांत्रिक क्रिया सिस्टम का उपयोग सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता है, जैसे तैसे होती है। देखिए आप लोग देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आप काम करने जाते हैं या उनसे काम करवाना चाहते हैं तो आपसे बिना कहे ही वो इस प्रकार की मुद्रा प्रदर्शित करते हैं जैसे लगता है कि वो आपकी काम करने के लिए तैयार नहीं है या आपसे नाराज हैं। वो नहीं कह रहे हैं लेकिन फिर भी इशारा करते हैं। जैसे क्लास में देखिए बच्चों को पढ़ाते समय टीचर्स ना कहते हुए भी अगर बच्चों की तरफ गुस्से में देख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को लगेगा टीचर मुझसे नाराज है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए बहुत से लोग जैसे बैठे रहते हैं तो देखिए इस प्रकार से अगर आपकी बात को सुन के और ऐसे हाथ करके बैठ जाएं तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे असंतुष्ट हैं, आपसे संतुष्ट नहीं है। तो इसमें देखिए शारीरिक मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, आंखों के संपर्क का, मन स्थिति का, चाल का, पोशाक का, हाव भाव का, अवस्था, इन सारी चीजों का उपयोग किया जाता है और इसके माध्यम से किसी को कुछ कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए संचार का जो मॉडल है सेनॉन और वीवर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए संचार के सेनॉन और वीवर मॉडल के निम्नलिखित में से कौन कौन से लक्षण हैं। तो यानी सेनॉन और वीवर ने कम्युनिकेशन का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उनके द्वारा बताया गया था कि संचार किस तरीके से होता है, संचार की क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले बात क्या कहा जा रहा है कि यह रेखीय है। दूसरा कहा जा रहा है कि इसमें सूचना के संचारण पर फोकस किया गया है। तीसरा क्या दिया गया है कि इसका संबंध संदेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः प्रस्तुत करने से है। चौथा दिया गया है यह संचार का मेटा मॉडल प्रस्तुत करता है। और 5वां दिया गया है प्रतिपुष्टि घटक वृत्तीय है। अब देखिए ये ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि ए, बी और सी। दूसरा दिया गया है बी, सी और डी। तीसरा दिया गया है सी, डी और ई। और चौथा दिया गया है केवल ए, डी और ई। अब देखिए इन ऑप्शन को देखने से पहले हम जो सूचना दी गई उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो सेनॉन और वीवर मॉडल है उसमें बताया गया है कि जो संचार होता है वो रेखीय होता है, यानी इन्होंने कहा था कि संचार रेखीय माध्यम से चलता है। तो पहला चीज इन्होंने ये कहा था। उसके बाद देखिए इसमें सूचना के संचारण पर फोकस किया गया, यानी इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई सूचना दी जा रही है तो वो सूचना किस तरीके से संचारित हो रही है उस पर फोकस किया जाता है, यानी सूचना को संचारण होना होगा। ठीक है, तो ये भी चीज देखिए सही है, इन्होंने ये कहा था। फिर उसके बाद इसमें तीसरा चीज दिया गया कि इसका संबंध संदेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः प्रस्तुत करने से है, यानी इसमें कहा जा रहा है कि संदेश जो भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः प्रस्तुत करना। पुनः प्रस्तुत करने का मतलब कि एक बार भेजने वाले व्यक्ति के पास पहुंचे और फिर वहां से फीडबैक के माध्यम से सेंडर के पास वापस आए। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, वो देखिए यहाँ सेंडर से होगा, इस तरीके से जाएगा रिसीवर और रिसीवर से लौट कर फिर फीडबैक के रूप में सेंडर के पास आएगा।
इसमें बीच में माध्यम होगा, शोर हो गया, नॉइज होगा, तो इन सब चीज़ों का भी उपयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब कोई मैसेज भेजा जाए तो रिसीवर के पास से फिर उसका रिप्लाई या फीडबैक आना चाहिए। तो ये चीज़ भी देखिए क्या होगा कि इसमें ये भी चीज़ बताई गई इनके द्वारा। फिर अगला दिया गया कि यह संचार का मेटा मॉडल प्रस्तुत करता है। मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा कम्युनिकेशन मैंने आप लोग से पढ़ाया था कि इसको परासंचार कहते हैं, यानी संचार के बारे में संचार। जैसे देखिए हम लोग आपस में किसी से बात कर रहे हैं, हमने उनको कुछ कहा या उनसे बहुत देर तक बात किया, उसके बाद भी अगर उनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या कहेंगे, लगता है कि इतने देर बात करने के बाद भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, इसलिए शायद अब हम लोग को दूसरे तरीके से बात करना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को जब कहा जाता है और किया जाता है तो वो कहा जाता है परासंचार या मेटा कम्युनिकेशन। तो इन्होंने इसमें ये बात नहीं कही है। इसके बाद फिर देखिए इसमें कहा जाता है कि प्रतिपुष्टि घटक वृत्ति है। प्रतिपुष्टि घटक देखिए वृत्तीय नहीं, वृत्ति का मतलब सर्कुलर, तो इस प्रकार से इसमें फीडबैक नहीं होता, बल्कि फीडबैक कैसे होता है, फीडबैक देखिए अगर आप देखेंगे तो ये किस प्रकार से है, ये रेक्टेंगुलर है, यानी यहाँ से फिर फीडबैक सेंडर के पास आएगा, यानी वृत्तीय नहीं है, तो सर्कुलर नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। आप देखिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमको देखिए क्या क्या ढूंढना है, एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। जिस जिस ऑप्शन में डी और ई होगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। आप देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में देखिए डी और ई नहीं है, इसका मतलब यही हमारा राइट हो जाएगा। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए बी, सी और डी, यानी इसमें डी दिया गया ये नहीं होगा। इसमें देखिए डी और ई दोनों दिए गए, ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए डी और ई दोनों दिए, ये भी नहीं होगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। शेनॉन और वीवर जो है वो दो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कम्युनिकेशन का मॉडल दिया गया। उनके दिए गए कम्युनिकेशन मॉडल में क्या क्या विशेषता है कि यह एक रेखीय मॉडल है, इसमें सूचना के संचारण पर फोकस किया गया है, इसका संबंध संदेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः प्रस्तुत करने से है। उनका देखिए मॉडल इस प्रकार का है। इसको देखिए शेनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक सेंडर होता है जो इंफॉर्मेशन को भेजने वाला होता है, इसके एक इनकोडर होता है, ट्रांसमीटर होता है, यानी इस मैसेज को कोड में बदला जाएगा, इनकोड किया जाएगा और फिर उसको किसी चैनल के माध्यम से भेजा जाएगा। चैनल के माध्यम से भेजने के बाद फिर देखिए इस मैसेज को डिकोड किया जाएगा, रिसेप्शन किया जाएगा और उसके बाद रिसीवर के पास पहुंचेगा और फिर रिसीवर इसको क्या करेगा, फीडबैक के माध्यम से सेंडर के पास भेजेगा। यहाँ देखिए चैनलों के माध्यम के बीच में, यानी यहाँ भी चैनल होगा, यहाँ भी, यहाँ भेजने वाले का चैनल और पाने वाले का माध्यम। जैसे मान ली भेजने वाले ने किसी तरीके से भेजा और फिर पाने वाले ने उसको जिस तरीके से प्राप्त किया, तो इनके बीच में कभी कभी क्या होता है, शोर भी आ सकती है, बाधा भी आ सकती है। तो बाधा किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे नेटवर्क से संबंधित बाधा हो सकती है या किसी भी प्रकार की फिजिकल बाधा हो सकती है, तो बाधा भी इसमें प्रभावित करती है। तो इस तरीके से देखिए आपका ये जो मॉडल है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया गया है कि बौद्ध धर्म में, यानी बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, अब यहाँ देखिए डॉट डॉट कर, यानी गैप में भरना है, संचार का एक सुविकसित मॉडल है। यानी बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, बौद्ध भिक्षु लोग जो होते हैं, वो अपने धर्म में किस प्रकार का एक सुविकसित मॉडल उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया पहला ऑप्शन व्यापार यानी बिजनेस, दूसरा ऑप्शन दिया गया जन, तीसरा दिया गया अंतःवैयक्तिक, ये अंत लिखा गया अंतःवैयक्तिक होगा, और चौथा है संगठनात्मक। तो देखिए जो बौद्ध लोग होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, वो देखिए व्यापारिक संचार का उपयोग नहीं करते हैं, जन संचार का भी उपयोग नहीं करते हैं, इंटरपर्सनल अंतःवैयक्तिक संचार का उपयोग करते हैं और संगठनात्मक संचार का भी उपयोग नहीं करते। अंतःवैयक्तिक संचार का मतलब होता है कि अपने मन में ही सोचना, मनन करना, चिंतन करना, ध्यान लगाना। तो इस तरह की गतिविधि जो है बौद्ध धर्म में बहुत ही प्रचलित है, सुविकसित है, क्योंकि जितने भी बुद्धिस्ट लोग होते हैं आप देखेंगे वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो अपने मन में ध्यान लगाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और ये चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं।
तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो गैप जो है वहां क्या भरा जाएगा, अंतःवैयक्तिक संचार जो है यहाँ पर बहुत ही सुविकसित मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बौद्ध धर्म में अंतःवैयक्तिक संचार का एक सुविकसित मॉडल है। इसमें देखिए व्यक्तिगत प्रतिबिंब, ध्यान, चिंतन और यहाँ तक कि भगवान से प्रार्थना करना भी शामिल है। भगवान से प्रार्थना भी ये लोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, एकदम चिंतन के रूप में, मनन के रूप में, ध्यान के रूप में, चिल्लाते नहीं हैं, शोर नहीं करते हैं। जैसे और भी धर्मों में आप देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं, आवाज़ करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं होता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को याद करते समय भी लोग एकदम शांति से ध्यान पूर्वक मनन के आधार पर करते हैं। इसमें हम अपने विचारों में लिप्त होने से पहले उसकी संकल्पना और उसका निर्माण करते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए दो कथन दिए गए हैं और उन कथनों के आधार पर नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको आपको चुनना है और सही उत्तर बताना है। अब देखिए पहला कथन क्या दिया, स्टेटमेंट दिया गया है कि संचार एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है और इसलिए यह ऐच्छिक और परंपरागत दोनों प्रकार के प्रतीकों का उपयोग करती है, उस पर निर्भर होती है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए क्या दिया गया, संचार के लिए किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने हेतु भिन्न भिन्न प्रतीकों का चयन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए जो बात पहला कहा जा रहा है कि संचार एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। प्रतीकात्मक प्रक्रिया मतलब सिंबॉलिक प्रक्रिया। देखिए संचार जब किया जाता है तो किसी न किसी प्रतीक का उपयोग किया जाता है, किसी न किसी सिंबल का उपयोग किया जाता है। यह देखिए जो सिंबल होता है वो ऐच्छिक भी होता है, परंपरागत भी होता है, यानी भेजने वाले की इच्छा के अनुरूप भी होता है और एक तरह से परंपरागत भी होता है। परंपरागत में जैसे लोग नॉर्मली बात करते हैं उस तरीके से भी बात किया जा सकता है, या फिर बात करने के तरीके में बदलाव किया जा सकता है, भेजने वाले के द्वारा या कहने वाले के द्वारा दूसरा तरीका उपयोग किया जा सकता है, और इसमें दोनों ही प्रकार के प्रतीकों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात देखिए क्या है, सही है। अब ये भेजने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैसेज जैसे लोग भेजते हैं उसी तरीके से भेजता है, या लोग जैसे बात कर रहे हैं उसी तरीके से बात कर रहा है, या फिर प्रतीकों का उपयोग कर रहा है। आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, और बहुत से लोग बहुत कुछ दिखावा करते हैं, बहुत सी चीजें दिखाते हैं, उसको शो करके, प्रदर्शित करके। आप क्लास में पढ़ते हैं, बहुत से टीचर हैं जैसे देखिए आपको सैम्पट पे बहुत सी चीज़ों को बना के, इमेज बनाकर, दिखाकर पढ़ाते हैं, और बहुत से टीचर जो हैं डायरेक्टली ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाते हैं, केवल लेक्चर देते हैं। तो ये क्या है कि सेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात तो सही है। फिर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, संचार के लिए किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने हेतु भिन्न भिन्न प्रतीकों का चयन नहीं किया जा सकता। देखिए प्रतीकों का चयन किया जा सकता है, जिस तरह की बात है, जैसा किसी से हमको कहना है, जैसा मैसेज देना है, तो भिन्न भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ लिया गया है चयन नहीं किया जा सकता। ये क्या हो जाएगा, कथन 2 है जो रॉन्ग है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ये चीज नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, बिल्कुल गलत है क्योंकि पहला ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए दिया गया है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, ये बात देखिए सही है। और चौथा, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य, गलत। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देखिए अच्छे तरीके से पढ़ने से अपने आप आंसर पता चल जाता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तब। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और आंसर सी है। देखिए संचार एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है, इसलिए यह ऐच्छिक और परंपरागत दोनों प्रकार के प्रतीकों पर निर्भर करती है, अब भेजने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का पर्याय है जो लैटिन शब्द कम्युनिस से निकला है, जिसका अर्थ देखिए क्या होता है कि सर्वमान संचार के लिए किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करने हेतु भिन्न भिन्न प्रतीकों का चयन किया जा सकता है।
यानी संचार का मतलब ही होता है कि किसी बात को कहने के लिए, किसी से कोई मैसेज देने के लिए भिन्न भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार की बात होती है, जैसे लोगों को बातें कहनी होती हैं, उस प्रकार के प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से, अब यहाँ डॉट डॉट है यानी यहाँ पर क्या होगा, में सहायता मिलती है। यानी हम किसी व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करते हैं तो उससे हमको किस चीज में सहायता मिलती है। गैर शाब्दिक व्यवहार का मतलब कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहा है, तो गैर शाब्दिक व्यवहार हो गया। तो उसकी नकल करने से हमको क्या फायदा होगा। पहला ऑप्शन दिया गया प्रतिरोध करने में, दूसरा ऑप्शन दिया प्रतिबंध लगाने में, तीसरा दिया गया प्रतिगमन करने में, और चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुपालन करने में। तो देखिए कोई व्यक्ति है वो गैर शाब्दिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, तो उसके गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से हम उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, यानी उसका प्रतिरोध करने में सहायता नहीं मिलती है। प्रतिरोध करने का मतलब होता है उसको रोकना, रुकावट। जब हम उसकी नकल करेंगे तो फिर रोकना कहाँ हुआ, ये प्रतिरोध करने में सहायता नहीं मिलती है। रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध ये भी नहीं होता है, प्रतिबंध लगाने के लिए भी सहायता नहीं मिलती है। रिग्रेशन प्रतिगमन करने में भी नहीं मिलती है। उसका अनुपालन करने में सहायता मिलती है। यानी कोई व्यक्ति गैर शाब्दिक व्यवहार कर रहा है तो उसकी नकल करने से क्या होगी कि अनुपालन करने में सहायता मिलती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने से अनुपालन करने में सहायता मिलती है। मानव अधिगम देखिए दूसरे के व्यवहार और कार्यों की नकल करने और उनका अवलोकन करने का एक कार्य है, और ये भी मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभव और व्यवहार प्राप्त करते हैं। देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने गार्जियन के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करते हैं और उनका अनुपालन करके अपने जीवन में बेहतर कार्य करते हैं। उसी प्रकार क्लास में देखिए बहुत से टीचर जो होते हैं उनकी गैर शाब्दिक व्यवहार का बच्चे नकल करते हैं, यानी टीचर्स के द्वारा किए जा रहे एक्टिविटी का बच्चे उसी प्रकार से नकल करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। टीचर कुछ उनसे कहता नहीं है, बताता नहीं, लेकिन उसका जिस प्रकार की एक्टिविटी होती है, उसका जैसा हाव भाव होता है, जैसा पहनावा होता है, पर्सनालिटी होती है, बच्चे भी उसी चीज की नकल करते हैं। तो देखिए अनुकरण करना दूसरे के कार्यों या व्यवहारों की नकल करना या उनका पुनरुत्पादन करना, यानी जो अनुकरण करना होता है दूसरे के कार्य व्यवहार की नकल करना होता है और उनको फिर उसी तरीके से खुद करना होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब हमको इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़ने के बाद हम उसको राइट आंसर देंगे। तो देखिए प्रत्येक संचार में विषय वस्तु और संबंध दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं, ये स्टेटमेंट 1 दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया आंखों के व्यवहार से परासंचारी संकेत मिलते हैं। अब देखिए इसमें फिर से मेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अब देखिए एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने और देखा था, उसमें भी मेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप लोगों को मेटा कम्युनिकेशन भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने एक संचार का मॉडल देखा था, संचार के मॉडल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग जो थियोरेटिकल क्लास है उसमें रिवाइज करेंगे। अब देखिए हमारा ये जो ऑप्शन दिया गया, आंसर दिया गया है, इसमें हमको चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रतीक संचार में विषय वस्तु और संबंध दोनों के तत्व विद्यमान होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक संचार में कोई ना कोई विषय वस्तु होती है और उन विषय वस्तुओं के बीच में संबंध भी होता है, तो ये चीज सही है, यानी इसमें दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं आंखों के व्यवहार से परासंचारी संकेत मिलते हैं। कभी कभी हम किसी से बात करते हैं तो उनके आई कांटेक्ट से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, या चीजें उसको समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो ये देखिए परासंचारी संकेत का मतलब क्या होता है कि संचार के बारे में संचार, यानी आप किसी को कोई बात कह रहे हो और वो आपकी बात को सुन के समझ रहा है कि नहीं, आपको कोई रिएक्शन दे रहा है कि नहीं। तो ये चीज क्या हो जाएगी
कि आंखों के व्यवहार से परासंचारी संकेत मिलते हैं, ये भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कभी कभी देखिए हम किसी से बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमसे कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अपनी आंखों के आई कांटेक्ट से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति हमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट देखिए सही हैं। आप देखिए इसके आधार पे जो ऑप्शन दिए गए उनमें हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दूसरा दिया गया कथन 1 और दोनों असत्य हैं, ये होगा नहीं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, भी नहीं। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, यानी हमारा दोनों कथन सत्य है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर ए। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर ए हो गया, मानव जीव के संचार आधारभूत और अति आवश्यक हैं। संचार विविध परिस्थितियों पर विचार चिंतन करने, उनका अवलोकन करने, उन्हें समझने, उनका विश्लेषण करने तथा इन सबको विभिन्न संचार माध्यमों से दूसरे तक संप्रेषित करने की प्रक्रिया। देखिए संचार की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी कि संचार के माध्यम से किसी विचार को एक दूसरे के साथ शेयर करना, किसी परिस्थिति पर चिंतन करना, किसी सिचुएशन का अवलोकन करना और किसी बात को समझना, इन सारी कामों को करने के लिए संप्रेषण जरूरत पड़ता है। प्रत्येक संचार में विषय वस्तु और संबंध दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं, यानी कोई भी ऐसा संचार नहीं होता है जिसमें कोई न कोई विषय वस्तु ना हो। प्रत्येक संचार किसी न किसी विषय वस्तु से रिलेटेड होता है, कोई न कोई बात, कोई न कोई कंटेंट उसमें जरूर होती है, चाहे वो शाब्दिक हो चाहे गैर शाब्दिक। इसमें देखिए आंखों का संपर्क गैर शाब्दिक संचार का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। बहुत से लोग अपनी आंखों के द्वारा ही बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, उनकी आंखों के एक्शन से, मूवमेंट से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। आंखों के व्यवहार से परासंचारी संकेत भी मिलते हैं। तो इसके आधार पर देखिए कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी देखिए कहा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, देखना है और उनके आधार पर नीचे जो ऑप्शन दिए गए उनमें आपको सही चुनना है। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नेट में पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी होते बहुत ईजी है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन कथन क्या दिया गया है कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने स्वयं के वातावरण में अर्थ निर्धारण करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। देखिए संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, और इसमें लोग अपने स्वयं के वातावरण में अर्थ का निर्धारण करने के लिए प्रतीकों का उपयोग भी करते हैं, यानी अलग अलग अर्थ के लिए अलग अलग सिंबल का उपयोग। जैसे आप लोग देखिए आजकल विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया जो एप्स हैं उसमें भी देखिए बहुत कुछ कहना नहीं चाहते, बल्कि उसके बदले में आप इमोजी भेज देते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, उसकी फीलिंग किस प्रकार की है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल का उपयोग किया जाता है जिसमें भी कुछ कहना ना पड़े, बल्कि जो सेंडर है वो रिसीवर को बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, तो इसके लिए अर्थ निर्धारण करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए क्या दिया, लोग और उनके बीच परस्पर क्रियाएं संप्रेषण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती हैं, क्योंकि संप्रेषण सामाजिक नहीं हो सकता है। देखिए अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया, यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं हो सकता है। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं वही आपके आंसर के काम आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या किया है, कह रहा है कि संप्रेषण सामाजिक नहीं हो सकता। ये चीज देखिए यहीं से पता चल जाएगी गलत है। और दूसरा देखिए यहाँ क्या कह रहा है, लोग और उनके बीच परस्पर क्रियाएं संप्रेषण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये भी गलत है। देखिए यहाँ लोग और उनके बीच जो परस्पर क्रियाएं होती हैं वो संप्रेषण का हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए उनमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, ये देखिए गलत हो जाएगा, दोनों नहीं सही हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट यानी कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, सी नंबर, कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यानी ये राइट हो जाएगा। और चौथा देखिए कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
यानी इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अभी मैंने बताया कि संप्रेषण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने स्वयं के वातावरण में अर्थ निर्धारित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण एक परस्पर क्रिया है जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेषण करता है और दूसरा पक्ष उस संदेश को ग्रहण करता है। यानी इसमें दो लोग होने चाहिए, एक सेंडर और एक रिसीवर। संप्रेषण प्रत्येक जीवित प्राणी का गुणधर्म है, यानी कोई व्यक्ति जीवित है और वो धरती पर है तो वो संप्रेषण करेगा ही करेगा, यानी बिना बात किए बिना कुछ कहे कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाता। लोगों और उनके बीच परस्पर क्रियाएं संप्रेषण प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। लोग अगर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उनके साथ परस्पर क्रिया कर रहे हैं तो बिना संप्रेषण या संचार के नहीं कर सकते। तो संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तथा समाज से जुड़ता है, यानी संप्रेषण के माध्यम से एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है। तो कथन एक देखिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, जबकि कथन दो असत्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यानी संप्रेषण या संचार से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया कि संप्रेषित अर्थ सदैव अस्पष्ट होते हैं। दूसरा दिया गया है कि शब्द अवधारणाओं के प्रतीक होते हैं। तीसरा दिया गया लेबल अस्पष्ट हो सकते हैं। चौथा दिया गया है प्रतीक सामान्यतः किसी समूह के भीतर समझे जाते हैं। संप्रेषण में अर्थ साझा करना संभव नहीं। अब देखिए यहाँ क्या क्या, पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि संप्रेषित अर्थ सदैव अस्पष्ट होते हैं। ये बात सदैव जो लिखा गया ये गलत है, यानी ऑलवेज शब्द का उपयोग किया गया है। देखिए कभी कभी जो होता है संप्रेषित जो अर्थ होता है वो अस्पष्ट होता है, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही लेकिन उसने धीरे से कही, या उसने कोई मैसेज भेजा लेकिन मैसेज में जो बात लिखी गई है वो जो पाने वाले के समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये लिखा गया है सदैव अस्पष्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कभी कभी अस्पष्ट होता है, अगर क्लियर नहीं सुनाई दिया, नहीं क्लियर लिखा गया है, मात्रा में गलती है या फिर भेजने के माध्यम में कोई प्रॉब्लम है तो अस्पष्ट हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। दूसरा चीज देखिए शब्द अवधारणाओं के प्रतीक होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो किसी कॉन्सेप्ट को बताते हैं। देखिए तो ये चीज क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। बहुत से शब्दों से किसी कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है। दूसरा अगला देखिए दिया लेबल अस्पष्ट हो सकते हैं, यानी लेबल्स में भी एम्बिग्यूअस। अस्पष्ट का मतलब होता है सही से दिख नहीं। देखिए बहुत से ऐसे लेबल होते हैं, बहुत से ऐसे जगह पे जो लेबल लगे, लेबल का मतलब होता है जैसे देखिए बहुत से कंपनियों का जो है ब्रांड जो है वो कहीं कहीं सामान के पीछे छपा होता है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी अस्पष्टता होती है, सही से दिखता नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे छोटे प्रोडक्ट हैं जिसपे कोई लेबल लगा हुआ है तो वो अस्पष्ट हो सकता है। तो ये बात देखिए क्या है, सही है, लेबल अस्पष्ट हो सकते हैं। अगला देखिए क्या दिया, प्रतीक सामान्यतः किसी समूह के भीतर समझे जाते हैं। अब देखिए सिंबल का उपयोग किया जा रहा है, तो किसी सिंबल का उपयोग किसी ग्रुप में लोग समझ पाएंगे, किसी दूसरे ग्रुप में नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे देखिए मान लीजिए कोई आईटी टीम है, तो उस आईटी टीम के द्वारा आपस की बातचीत में बहुत सारे कोड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए बैंकिंग का कार्य करने वाले लोग हैं तो वो अलग अलग सिंबल का उपयोग करते हैं अलग अलग कार्यों को बताने के लिए और समझाने के लिए, तो बाकी दूसरे लोगों को नहीं समझ में आ सकता है। तो कहा जा रहा है इसमें कि प्रतीक सामान्यतः किसी समूह के भीतर समझे जाते हैं। ये बात देखिए क्या है, सही है। चौथा लास्ट ऑप्शन क्या है, संप्रेषण में अर्थ साझा करना संभव नहीं है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए संप्रेषण में अर्थ साझा करना संभव है। यदि हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसका हम अर्थ साझा कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा देखिए अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया, हम लोग उसको एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि ए, बी और सी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी, सी और डी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सी, डी और
ई, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए, बी और ए। अब देखिए हम लोगों ने ये जो ऊपर देखा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसमें देखिए हमारा ए वाला जो रॉन्ग है और ई वाला रॉन्ग है। आप देखिए इसमें एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। अब जैसे देखिए इस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ए दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें देखिए ए नहीं दिया, ई नहीं, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए तीसरे ऑप्शन में ई दिया है, नहीं होगा। यहाँ ए और ई दोनों दिया है, नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर है। संप्रेषण देखिए एक मानव निहित गुण होता है और बिना संप्रेषण के मानव का अस्तित्व नहीं। संप्रेषण को एक क्रिया माना गया है जो विचारों के आदान प्रदान से संबंधित है। इस आदान प्रदान के अंतर्गत व्यक्ति देखिए अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं इत्यादि दूसरों तक पहुंचाता है, साथ ही दूसरे के विचारों को ग्रहण भी करता है। तो संप्रेषण के संबंध में देखिए 3 कथन सत्य है। अभी मैंने बताया कि इसमें शब्द अवधारणाओं के प्रतीक होते हैं, लेबल अस्पष्ट हो सकते हैं और प्रतीक समानता किसी समूह के भीतर समझे जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 इसमें भी देखिए क्या है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए, 2 कथन दिए गए हैं और उन कथनों को पढ़ने के बाद हमको राइट ऑप्शन आंसर चुनना है। तो देखिए पहला कथन क्या दिया गया है कि संप्रेषण लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया स्टेटमेंट कि संप्रेषण सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है। यानी ये क्या है कि इंटीग्रल फॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ। आप देखिए हम पहले इसको सही से देख लेते हैं। देखिए संप्रेषण लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकता, ये गलत चीज है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि लोगों की पोशाक जो है बहुत कुछ लोगों को बताती है। अब लोगों का पहनने का तरीका, कपड़े पहनने का, लोगों का जो हेयर स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज है, तो ये क्या करता है कि लोगों के सांस्कृतिक आचरण को भी बताता है। अलग अलग लोगों की संस्कृति में अलग अलग तरह के पोशाक पहने जाते हैं, तो उन पोशाकों से उनकी संस्कृति के बारे में पता चल जाता है कि फला व्यक्ति इस कल्चर से रिलेटेड, इसका कल्चर कैसा है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि संप्रेषण से लोगों के सांस्कृतिक आचरण को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संप्रेषण सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए एक अंतर्भूत प्रथा है, बिल्कुल सही। अगर सामाजिक जीवन में आपको रहना है, समाज में रहना है, तो संप्रेषण बहुत ही जरूरी है। आप किसी से बिना बात किए नहीं रह सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी आप किसी न किसी से बात तो करते ही होंगे। बिना संप्रेषण के किसी भी जीव का रहना संभव नहीं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया गया उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए क्या दिया है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कथन 1 गलत है, यानी ये भी राइट। अब बचा लास्ट वाला क्वेश्चन, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही, यानी ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि संप्रेषण मानव का निहित गुण है। मानव ही सृष्टि का ऐसा प्राणी है जो संप्रेषण करने में समर्थ है, यानी सही तरीके से अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति व्यक्त करना, उसको प्राप्त करना मनुष्य ही कर सकता है, बाकी और प्राणी नहीं कर पाते हैं इसका। तो देखिए साधारण शब्दों में संप्रेषण को एक क्रिया माना गया है जो विचारों के आदान प्रदान से संबंधित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में संप्रेषण अनिवार्य आवश्यकता और उसके सामाजिक जीवन के निर्माण का आधार है। यानी बिना संप्रेषण के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, बहुत ही अनिवार्य चीज होती है। संप्रेषण के द्वारा ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया संभव बनती है, यानी मानव समाज को संचालित करने के लिए संप्रेषण बहुत जरूरी है, बिना इसके संचालन नहीं हो सकता है। इसके अभाव में मानव समाज की कल्पना
नहीं की जा सकती। यानी कि अगर संप्रेषण नहीं हो तो किसी भी प्रकार के मानव समाज को कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। आप किसी से बिना बात किए, चाहे आप शाब्दिक रूप से कहें चाहे गैर शाब्दिक, लेकिन संचार होगा ही होगा। बिना संचार के कुछ भी नहीं हो सकता। संप्रेषण किसी भी समाज में रहने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, उनके धार्मिक सांस्कृतिक आचरण आदि को प्रदर्शित करता है। अतः स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है, कथन 2 ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 22 है और आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर आपको राइट आंसर चॉइस। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के माध्यम से छात्र बाद में कक्षा से बाहर अपने संप्रेषण की क्षमता की समीक्षा कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि शिक्षकों द्वारा संप्रेषण के प्रति अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण की पहचान की जानी चाहिए ताकि छात्रों की संप्रेषण क्षमता बेहतर हो सके। अब देखिए पहला चीज क्या पूछा, स्टेटमेंट दिया जा रहा है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के माध्यम से जो छात्र होते हैं वो कक्षा के बाहर अपने संप्रेषण की जांच कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं और उसको माप सकते हैं कि उनका संप्रेषण अच्छा रहा कि नहीं। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि क्लास में फीडबैक उनको किससे मिलेगा, शिक्षक के द्वारा मिलेगा। अगर किसी बच्चे का क्लास में संचार या संप्रेषण बेहतर है, टीचर के द्वारा उसको फीडबैक दिया गया, तो वो क्लास के बाहर जाने के बाद अपने संप्रेषण की समीक्षा कर सकता है कि हाँ टीचर के द्वारा जो फीडबैक मुझे दिया गया उसके अनुसार मुझे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लास में बच्चों के संचार का संप्रेषण का फीडबैक टीचर के द्वारा दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा देखिए कथन शिक्षकों द्वारा संप्रेषण के प्रति अभिप्रेरणात्मक। अब देखिए इसमें हिंदी शब्द बहुत कठिन लग रहा है तो इसका इंग्लिश देख लेंगे। इंग्लिश में देखिए मोटिवेशनल होगा, यानी अब यहाँ देखिए अभिमुखीकरण है तो अभिमुखीकरण देखिए इंग्लिश दिया गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव। तो देखिए किस प्रकार का झुकाव, मोटिवेशनल अभिप्रेरणात्मक झुकाव क्या करता है कि टीचर के द्वारा उसकी पहचान की जानी चाहिए ताकि छात्रों की संप्रेषण क्षमता बेहतर हो सके। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो टीचर्स होते हैं क्लास में उनका बच्चों के संप्रेषण के प्रति झुकाव जो होता है उसकी पहचान की जानी चाहिए। यानी बच्चे अच्छे तरीके से बात करना, संचार करना चाह रहे हैं कि नहीं, उनका झुकाव किस प्रकार से है, वो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि नहीं, एक दूसरे से अपने व्यू को शेयर करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, एक दूसरे से बात करने में जो है वो सामान्य है कि नहीं। तो इस तरह से टीचर्स को पहचान करना चाहिए और जब टीचर्स इन सब चीज़ों की पहचान कर लेगा तो बच्चों की जो संप्रेषण क्षमता है, कम्युनिकेशन क्षमता है वो बेहतर की जा सकती है। तो ये देखिए ये भी क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला देखिए दिया गया कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं, ये राइट हो जाएगा। बाकी देखिए कथन 1 और कथन दोनों असत्य हैं, गलत। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, गलत। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। यानी देखिए हमारा इसमें पहला ऑप्शन ही क्या है, राइट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा संप्रेषण के प्रति अभिप्रेरणात्मक तथा अभिमुखीकरण की पहचान की जानी चाहिए। टीचर्स देखिए बच्चों की संप्रेषण क्षमता का पहचान करते हैं और फिर उनके उस संचार के प्रति झुकाव के बारे में भी बच्चों को फीडबैक देते हैं, जिससे बच्चे बाद में उसकी समीक्षा करने के बाद उसमें सुधार करते हैं। अगर किसी बच्चे के देखिए क्लास में हरकत सही नहीं है तो टीचर्स के द्वारा या उसका बातचीत करने का तरीका सही नहीं है तो टीचर्स को फीडबैक देना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आपका ये तौर तरीका सही नहीं है, आप इसको बदल लो। आप क्लास में सही से नहीं बैठते हो, सही से बात नहीं करते हो, सही से पढ़ते नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जब टीचर्स उसको बताएगा तो फिर बच्चा उसमें क्या करेगा, सुधार करेगा। देखिए ताकि छात्रों में बेहतर संप्रेषण क्षमता का विकास हो सके और प्रतिपुष्टि के माध्यम से छात्र बाद में कक्षा से बाहर अपने संप्रेषण की क्षमता की समीक्षा कर सकते हैं। तो इसके आधार पर देखिए दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया और उनको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया
और मैंने अपने तरफ से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया। यदि इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और उससे अच्छा क्या होगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में जो इससे रिलेटेड क्लासेस मैंने कराई हैं उसको एक बार देख लेंगे, तो उससे ये सब चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी और आपके पास एक बेस रहेगा, बेसिक नॉलेज रहेगा, तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।